दोस्तों, हमारे चैनल का नाम मेक लाइफ ब्यूटीफुल इसलिए रखा है कि हमारे चैनल के वीडियो से आपके जीवन पर कुछ तो अच्छा असर पड़े और जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको ये जरूर पता चला होगा कि आज की ये वीडियो मोटिवेशन या हेल्थ से जुड़े विषय पर नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में कैसे सुधार लाया जा सकता है और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, इसका प्रयास हमने इस वीडियो में करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो शायद ही आपको किसी और चैनल पे देखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, हमें आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी जरूरी है, आपके रिस्क के हिसाब से मार्केट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, रिस्क के हिसाब से आपके रिवॉर्ड क्या होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से और प्रॉपर डिसिप्लिन से अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें तो आप आपके फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे होती है और आखिर में आपको कैसे रिटर्न्स मिलते हैं ये बताना है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने की बजाय पूरी जर्नी को प्रस्तुत करने पर ध्यान देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत मुख्यतः दो कारणों की वजह से करनी पड़ती है। भविष्य में आने वाले आपके खर्चे या आपने देखे हुए सपने पूरे करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और दूसरा कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से आप अच्छे पैसे कमा सके, जिससे आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काबू कर सके। भविष्य में आने वाले खर्चे यानी कि आपके बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए आने वाला खर्चा, आपके सपनों का घर बनाने के लिए आने वाला खर्चा, आपके बच्चों के शादी के लिए आने वाला खर्चा, आपकी बेहतरीन रिटायरमेंट लाइफ और ऐसे ही बहुत कारणों की वजह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अब आते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई के तरफ। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से भारत में हर साल औसतन 6.3% से महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए आज आपको महीने का राशन, दूध, न्यूज़पेपर, गैस, बिजली का बिल, इन सब के लिए 10,000 रुपए का खर्चा आता है, तो 5 साल बाद उन्हीं चीजों के ऊपर खर्चा करने के लिए आपको लगभग 13,500 रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। 10 साल बाद आपको लगभग 18,400 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और 20 साल बाद आपको इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 34,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि महंगाई की वजह से पैसे की कीमत कम हो जाती है, इसीलिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब आप फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व जान चुके हैं, तो अब आपको ये जरूर लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और आप आपके पैसों को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो शुरू कहाँ से करें? इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले आपको दो चीजें सबसे पहले करने की आवश्यकता है। पहली चीज है कि आप इमरजेंसी फंड तैयार करें। आप अपने 6 महीने के खर्चों को आसानी से पूरा कर सके, इतने पैसे आप अपने इमरजेंसी फंड में रखें। और दूसरी चीज है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है और आप अकेले घर में कमाने वाले व्यक्ति हो, तो आपको टर्म इंश्योरेंस निकालना बेहद जरूरी है। इमरजेंसी फंड और टर्म इंश्योरेंस ये इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्टेप है। इस विषय पर हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान ले कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है। तो अगले स्टेप में आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को जान लेना चाहिए। आप कितने अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप किस हद तक रिस्क उठा सकते हैं। हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आपको पेशेंस के साथ 12 से 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के फायदे आपको आगे जाकर इसी वीडियो में समझ आ जाएंगे।
हमने अपने एनालिसिस के लिए 6 एसेट क्लास चुने हैं। इनके वर्ष 2000 से लेकर अब तक यानी कि मार्च 2022 तक के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आधार पर आपके रिस्क के हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं ये बताने वाले हैं। तो वो 6 एसेट क्लास है। एफडी और सेविंग अकाउंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी इंडेक्स। इनमें से डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी इंडेक्स ये आते तो है इक्विटी एसेट क्लास में, लेकिन इनमें इन्वॉल्व रिस्क एंड रिटर्न्स थोड़े अलग है, इसीलिए इनको अलग एसेट क्लास के रूप में हम दिखा रहे हैं। हमने रियल एस्टेट को हमारे कंपैरिजन में इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हमें इसका 22 साल का रिलायबल हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिला। हमने यूलिप और इन्वेस्टमेंट वाली इंश्योरेंस स्कीम्स ये भी कंसिडर नहीं किए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम आपको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग चीजें हैं। ये चीजें यूलिप और लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स में एक साथ आती है और आपको इससे होने वाला फायदा बहुत कम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2022 तक हर साल इन एसेट क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है ये दिखाया है। हमने अपने कंपैरिजन में 22 साल का डेटा इसीलिए लिया है कि इन 22 सालों में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट में तेजी और मंदी बहुत बार आई है। जैसे कि वर्ष 2000 में .com बबल की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। वर्ष 2000 से लेकर 2007 तक अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से मार्केट में तेजी आई थी। वर्ष 2008 में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ और उसके अगले साल मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिली। फिर वर्ष 2014 में बहुत सालों के बाद बीजेपी की सरकार पावर में आई और मार्केट को अच्छा खासा बूम मिला था। फिर वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से हेल्थ केयर क्राइसिस आए और उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो आइए इस कंपैरेटिव डेटा का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। वर्ष 2000 और 2001 में इक्विटी इंडेक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। तो वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2007 तक इन्हीं एसेट क्लास ने बेहतरीन पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे और फिर वर्ष 2008 में इन्हीं एसेट क्लास ने सबसे खराब रिटर्न्स दिए थे और उसी साल बॉन्ड्स, गोल्ड और एफडी सेविंग्स अकाउंट्स ने इक्विटी के कंपेयर में बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे। गोल्ड ने भी वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2012 तक और उसके बाद वर्ष 2020 में अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे। वर्ष 2021 में देखें तो इक्विटी इंडेक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और उसी साल गोल्ड ने 0 रिटर्न्स दिए। सेविंग और एफडी अकाउंट्स ने वर्ष 2008, 2009 और फिर वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2016 तक ठीक ठाक रिटर्न्स दिए और इन्हीं एसेट क्लास ने वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक, वर्ष 2010 और फिर वर्ष 2021 से 2022 में सबसे कम रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इसे समरी के तौर पर कंक्लूड करें तो हर साल इन सभी एसेट क्लास ने एक जैसे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इक्विटी इंडेक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ने बाकी एसेट क्लास की तुलना में बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स में हर साल सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। इन सब रिटर्न्स और उतार चढ़ाव को एवरेज करें तो इक्विटी इंडेक्स ने सालाना 14%, म्यूचुअल फंड्स ने सालाना 19% और डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट ने सालाना 29% रिटर्न्स दिए हैं और जो कि बहुत अच्छे हैं। उसके बाद गोल्ड में देखें तो गोल्ड में इक्विटी के कंपेयर में कम उतार चढ़ाव है और सालाना 14% रिटर्न्स दिए हैं और ये भी अच्छे रिटर्न्स है। इसके बाद बॉन्ड्स और एफडी सेविंग्स अकाउंट में सबसे कम उतार चढ़ाव है और उन्होंने सालाना 8% और 7% रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ठीक ठाक रिटर्न्स है। अगर हम इन एसेट क्लास में हर महीना 1,000 रुपए की SIP करते तो वर्ष 2000 से लेकर मार्च 2022 तक हमारी 2,55,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाती और इक्विटी इंडेक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14 लाख हो जाती। म्यूचुअल फंड्स में
हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27 लाख हो जाती। डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 1 करोड़ हो जाती। बॉन्ड से 6.5 लाख, गोल्ड से 14 लाख और सेविंग्स एफडी अकाउंट से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख हो जाती। और अगर हम इन सभी एसेट क्लास में इक्वली यानी 250 रुपए प्रति माह हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दे तो हमारा एवरेज एनुअल रिटर्न 15% होता और हमारे 2,55,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 17 लाख हो जाती। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यानी अगर हर एक एसेट क्लास के एवरेज रिटर्न से इन्फ्लेशन हटा दिया जाए तो सेविंग्स और एफडी अकाउंट से हम इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहे हैं लेकिन एडिशनल रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सेविंग्स और एफडी अकाउंट से हम अपने भविष्य के फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, कोई भी एसेट क्लास पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, हर एक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। इन्हीं एसेट क्लास के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके इसे पूरा पढ़ सकते हो। तो अगर हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं और ज्यादा रिटर्न्स पाने हैं तो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन हर एक इंसान की रिस्क लेने की क्षमता एक जैसी नहीं होती और उसके पास इक्विटी मार्केट का ज्यादा नॉलेज भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक एसेट क्लास में अपनी रिस्क के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपकी रिस्क कम हो जाएगी और आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही एसेट क्लास में करें तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। अगर आपने ऐसा सोचा कि इक्विटी इंडेक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और आपने आपका पूरा पैसा इसी में इन्वेस्ट किया और आगे जाकर मार्केट में किसी कारण की वजह से 2 से 3 साल तक मंदी रहती है तो आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं और ये लॉसेस रिकवर करने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। यही गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब आप अपने सारे पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो, वरना अगर ये एक बास्केट गिर पड़ा तो आपके सारे पैसे रिस्क में आ जाएंगे। तो हमें हर एक एसेट क्लास में कितने प्रतिशत इन्वेस्ट करना चाहिए ये अब जानने वाले हैं। हमें एसेट एलोकेशन करते वक्त कुछ बातों को ध्यान में लेना चाहिए, जैसे कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और आप 12 से 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इक्विटी इंडेक्स, म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करें। क्रिसिल के रिसर्च के मुताबिक इक्विटी मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की संभावना 9 सालों के बाद 0 हो जाती है। आप चार्ट में देख सकते हैं कि जितने कम अवधि के लिए आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होगी और ये रिस्क 5 सालों के बाद धीरे धीरे कम होकर 9 सालों के बाद नेगेटिव रिटर्न्स की संभावना 0 हो जाती है। फिर भी हमने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टर के 3 टाइप्स किए हैं: लो रिस्क इन्वेस्टर, मीडियम रिस्क इन्वेस्टर और हाई रिस्क इन्वेस्टर। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो, हमने रिस्क के हिसाब से आपको कौन से एसेट क्लास में कितने प्रतिशत इन्वेस्ट करना चाहिए ये दिखाया है। हमने ये इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए ये चार्ट दिखाया है। इन एलोकेशन में आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इस चार्ट के मुताबिक डाइवर्सिफिकेशन किया तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से क्या रिटर्न्स मिलने की संभावना है ये कुछ एग्जाम्पल से देखने वाले हैं। तो हमारे पहले एग्जाम्पल में दर्शक, तपन और गौरव ये तीनों दोस्त हैं। हर एक की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है। दर्शक को इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता। तपन इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, इसीलिए वो एक मीडियम रिस्क टेकर है। और गौरव इन्वेस्टमेंट में रुचि रखता है और उसे अच्छा नॉलेज है, तो वो ज्यादा रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करना चाहता है। इन तीनों ने एक साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। दर्शक को कम रिस्क लेकर ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसीलिए वो प्रतिमाह 12,000 इन्वेस्ट करता है
और उसके रिस्क के हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन कुछ इस तरह है। दर्शक हर साल अपने प्रतिमाह इन्वेस्टमेंट में 1500 रुपए से वृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि इस साल वो प्रतिमाह 12,000 इन्वेस्ट करेगा, तो अगले साल से हर महीने 1,500 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, यानी कि अगले साल से वो प्रति माह 13,500 इन्वेस्ट करेगा। तपन मीडियम रिस्क टेकर है, इसीलिए वो प्रतिमाह 10,000 इन्वेस्ट करता है और उसके रिस्क के हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन कुछ इस तरह है। तपन हर साल अपने प्रतिमाह इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपए से वृद्धि करता है। गौरव हाई रिस्क टेकर है, वो प्रतिमाह 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसके रिस्क के हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन कुछ इस तरह है। गौरव हर साल अपने प्रतिमाह इन्वेस्टमेंट में 800 रुपए से वृद्धि करता है। ये तीनों दोस्त 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और 25 साल बाद इन तीनों की इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी, ये चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दर्शक ने तपन और गौरव के तुलना में प्रतिमाह ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तपन और गौरव से कम है। उसका कारण है दर्शक की लो रिस्क प्रोफाइल। तपन ने दर्शक से कम प्रतिमाह इन्वेस्टमेंट की, फिर भी उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दर्शक से ज्यादा है, और गौरव ने दर्शक और तपन से प्रतिमाह सबसे कम इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फिर भी गौरव की इन्वेस्टमेंट वैल्यू दर्शक और तपन से ज्यादा है, क्योंकि गौरव ने ज्यादा रिस्क लेना पसंद किया। हमने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इन्फ्लेशन के साथ भी कंपेयर किया है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से महंगाई हर साल 6.3% से बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से दर्शक को आज के दिन 55 लाख रुपए में जो चीजें मिल रही है, वो चीजें 25 साल बाद 2,53,00,000 में मिलेंगी। मतलब 25 साल बाद आपको 2 करोड़ भी कम पड़ेंगे। इसी तरह आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट तपन और गौरव के इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। जितने ज्यादा साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। साइली, उमेश और नीलेश ये तीनों दोस्त हैं। साइली की उम्र 25 साल है, उमेश की उम्र 30 साल है और नीलेश की उम्र 35 साल है। ये तीनों भी हाई रिस्क टेकर है। साइली ने उम्र 25 से 2,500 रुपए प्रति माह इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उमेश ने उम्र 30 से 4,000 रुपए प्रति माह इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और नीलेश ने उम्र 35 से 6,000 रुपए प्रति माह इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। ये तीनों ने भी अपनी उम्र 60 होने तक इन्वेस्टमेंट किया। तो इस हिसाब से साइली ने 35 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, उमेश ने 30 साल के लिए और नीलेश ने 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया। जब इन तीनों की उम्र 60 हो जाती है तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। साइली ने 35 सालों में उमेश और नीलेश के कंपेयर में सबसे कम इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उमेश और नीलेश से सबसे ज्यादा है। इसका कारण है कि साइली ने ज्यादा साल तक इन्वेस्ट किया। नीलेश ने उमेश और साइली के कंपेयर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी नीलेश की इन्वेस्टमेंट वैल्यू उमेश और साइली के तुलना में बहुत कम है। इसका कारण है नीलेश ने कम सालों तक इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब आप छोटी छोटी रकम लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे मिलने वाला रिटर्न्स कंपाउंडेड होता है। जितने ज्यादा सालों के लिए वो इन्वेस्ट रहता है उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में फायदा पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कितनी रकम इन्वेस्ट करें, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, लगातार इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट में बने रहे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत लंबा जरूर हुआ है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आई होप कि आप इन्वेस्टमेंट का महत्व जान गए होंगे।
आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे? हमें अपने प्रेजेंटेशन में और क्या सुधार करना चाहिए? आपके अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट का महत्व जानकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो दोस्तों, क्या आपने अब तक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है या नहीं? आपकी रिस्क प्रोफाइल कौन सी है, ये भी हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। धन्यवाद।